हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं निगेटिव लिबर्टी के बारे में। तो जानते हैं निगेटिव लिबर्टी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इज ओरिजिन, देयर इज नो डिस्टिंग्विशन बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। देखिए, जब स्टार्टिंग में लिबर्टी की कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ था तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी ऐसे किसी भी तरीके का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दरमियान ये जो लिबर्टी की मांग उठी थी कि हर एक इंडिविजुअल को स्पेशली इकोनॉमिकल स्पीयर में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और स्टेट ने इकोनॉमिकल स्पीयर में रेगुलेशन को बहुत से कम करना चाहिए। तो इस दरमियान क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो बहुत बहुत अच्छे से हो फैल गया यूरोप में, लेकिन जो वर्किंग क्लास था उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। तो जब क्रिटिसिज्म हुआ कैपिटलिज्म पर मार्क्स के द्वारा, तब कहीं जाकर जो लोग स्वतंत्रता की अवधारणा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकल स्पीयर में कम से कम रोल अदा करना चाहिए, वो लोग कहने लगे कि नहीं, सरकार ने कैसे रोल अदा करना चाहिए इकोनॉमिकल स्पीयर में, पॉजिटिव रोल होना चाहिए और वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुई। तब जाकर इन लोगों ने जो पहली स्वतंत्रता की अवधारणा जो थी कि इंडिविजुअल के ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, उस स्वतंत्रता की अवधारणा को निगेटिव माना। कि स्वतंत्रता की अवधारणा को जो पहले की थी जिसमें कम से कम रेगुलेशन की बात की गई, तो वो स्वतंत्रता कहलाई निगेटिव लिबर्टी। और जो बाद में जब वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या कहलाई, पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी ऐसा किसी भी तरीके का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। और अब हम जानेंगे कि जो स्टार्टिंग की जो लिबर्टी ओरिजिन हुई वो किस तरीके से उसका उद्भव हुआ। देखिए, एंड ऑफ फीडलिज्म इन यूरोप। यूरोप में पहले क्या थी, फीडलिज्म का मतलब होता है सामंतशाही पद्धति। तो यूरोप में जब फीडलिज्म था तो सरकार मतलब गवर्नमेंट ही क्या करती थी, प्रोडक्शन के ऊपर पूरा स्वामित्व रखती थी, वही देखती थी कि क्या प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में मिड 18 सेंचुरी में, तब कैपिटलिज्म का वहाँ पे ओरिजिन हुआ और वहाँ पे नीड थी मार्केट सोसाइटी की टू इंक्रीज द प्रोडक्शन दैट इज रिक्वायर्ड फ्रीडम ऑफ मैन इन स्पेशल इकोनॉमिकल फील्ड। इकोनॉमिकल फील्ड में लोगों को स्वतंत्रता मिले, इसकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, रिक्वायरमेंट हो गई थी। तो इस वजह से लोगों के द्वारा स्वतंत्रता की मांग उठी कि लोगों को इकोनॉमिकल स्पीयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। और इसी स्वतंत्रता को बेस बनाकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो 1776 में हुआ था, और साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, उसमें स्वतंत्रता की अवधारणा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता को प्रमोट करना चाहिए स्टेट ने लोगों की भलाई के लिए। इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट थी, उनका जो बेस था वो था इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमन रैशनलिज्म, नेचुरल लिबर्टी, इक्वालिटी, सिविल लिबर्टी और साथ ही फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडिविजुअलिज्म में लिबर्टी वाले बात करते हैं, स्पेशली इसे निगेटिव लिबर्टी जो बाद में कहा गया, उसमें कहा गया था ईच पर्सन हैज़ यूनिक आइडेंटिटी, द सोसाइटी इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, सो इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का सरकार ने पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, और जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे तो वो बहुत ही कम होंगे और थोड़े बहुत जो होंगे वो काफ़ी रैशनल होने चाहिए। साथ ही साथ में इसमें बात की गई ह्यूमन रैशनलिज्म की। जो लिबर्टी मांगी गई थी उसमें कहा गया था कि ह्यूमन क्या है, एक ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा विवेकशील प्राणी होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग आर रैशनल एंड वेल नॉन हिज इंटरेस्ट, मतलब उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये ह्यूमन बीइंग खुद ही सोच सकता है, तो स्टेट में इसमें इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी इंडिविजुअल, ह्यूमन इंडिविजुअल बॉर्न विथ नेचुरल लिबर्टी। जैसे कि जॉन लॉक कहते हैं
कि नेचर ने ही ह्यूमन को नेचुरल राइट दिया हुआ है, जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की उन्होंने बात की थी। तो लिबर्टी की कॉन्सेप्ट जो ओरिजिन में थी, जिसे नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है, उसमें नेचुरल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब वो ऑलरेडी नेचर ने उनको फ्री किया हुआ है, तो स्टेट का भी काम क्या है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का अनावश्यक, देखिए अनावश्यक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अनावश्यक बंधन नहीं डालने चाहिए, बल्कि जो रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगे तो स्टेट क्या कर सकता है, उनके ऊपर डाल सकता है। साथ ही साथ ये लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में बात की जाती है इक्वालिटी की। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल कैपेसिटी एंड ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें जो इक्वालिटी की बात की जाती है, स्पेशली कैपेसिटी की बात की जाती है। देखो ह्यूमन की कैपेसिटी क्या है, हर एक ह्यूमन बीइंग की इक्वल कैपेसिटी है कि वह खुद का विकास खुद ही कर सकता है। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वालिटी की बात की है, तो ये इक्वल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से की है, उनके कैपेसिटी की उन्होंने बात की है। साथ ही इसमें सिविल लिबर्टी को प्रमोट किया जाता है। सिविल लिबर्टी हर एक इंडिविजुअल की खुद की आइडेंटिटी उसको अच्छे से मिले और वो अच्छे से अपने समाज में जी सके। ये अगेंस्ट द स्टेट मिलती है और अगेंस्ट द सोसाइटी में मिलती है। मतलब इसमें क्या होता है कि स्टेट या फिर समाज में रह रहा कोई भी इंसान किसी भी अदर इंसान को क्या नहीं कर सकता, इंटरफियर नहीं कर सकता उसके काम में। उसे जैसे जीवन जीना है वैसे उसे क्या करना, खुला छोड़ देना चाहिए। इसमें बात की जाती है स्पेशली इकोनॉमिकल स्पीयर की बात होती है लिबर्टी में, और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है कि लोगों को जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के दरमियान जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, वैसे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है निगेटिव लिबर्टी की। और अब हम बात करते हैं कि इसे निगेटिव लिबर्टी ही क्यों कहा जाता है। देखिए जो स्टार्टिंग में लिबर्टी की मांग उठी उसमें मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट की बात की थी कि स्टेट ने क्या करना चाहिए, कम से कम रेगुलेट करना चाहिए। देखो कम से कम मिनिमाइज, तो स्टेट का रोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट का रोल बहुत ही कम हो जाएगा। नो स्टेट का काम क्या होगा, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना, ताकि सोसाइटी अच्छे से रन कर सके। साथ ही साथ स्टेट क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिकल स्फीयर में हो रहे हैं उन्हें सिर्फ वो क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा। इसके अंदर किसी भी तरीके के दखलंदाजी स्टेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे कि जॉन लॉक हो गए, उन्होंने स्टेट के रोल के लिए एक बहुत ही अच्छा मेटाफर यूज़ किया हुआ है, नाइट वॉचमैन। वो कहते हैं जिस तरीके से नाइट वॉचमैन क्या करता है कि सोसाइटी में वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करता है और सिक्योरिटी का काम करता है, वैसे स्टेट ने क्या करना चाहिए कि नाइट वॉचमैन की तरह सिर्फ देखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना चाहिए। यही सिर्फ स्टेट का काम है। और निगेटिव लिबर्टी के जो जनक इन्हें माना जाता है वो है एडम स्मिथ, जिन्होंने लेजर फेयर की थ्योरी रखी थी। इसमें वो इनविजिबल हैंड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी एक इनविजिबल हैंड कर रहता है, जो कि डिमांड और सप्लाई दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है। और ये इन्होंने कॉन्सेप्ट रखी थी उनकी बुक वेल्थ ऑफ द नेशन में, जो 1776 में पब्लिश हुई है। इसमें इन्होंने स्टेट के रोल को बहुत ही कम करना चाहिए इसकी बात की थी। तो अभी हम जानते हैं कि सपोर्टर ऑफ निगेटिव लिबर्टी को, कि निगेटिव लिबर्टी के समर्थक कौन कौन से थिंकर्स हैं। तो देखिए एडम स्मिथ तो है ही, क्योंकि ये क्या है, इसके निगेटिव लिबर्टी के फादर हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी थी द वेल्थ ऑफ द नेशन। उसके बाद में जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल। देखिए जेम्स मिल है जो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, और जे.एस. मिल जो इनके बेटे हैं ये पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें, पेपर में हमेशा कंफ्यूज किया जाता है जे.एस. मिल और जेम्स मिल को। तो जेम्स मिल निगेटिव लिबर्टी वाले हैं। साथ ही साथ इसमें है जो निगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो है हेनरी सिजविक, हर्बर्ट स्पेंसर, आइसिया बर्लिन। आइसिया बर्लिन वही है जो निगेटिव लिबर्टी को सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। और साथ ही साथ F.A. हाइके, इन्होंने तो बुक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। साथ ही साथ मिल्टन फ्राइडमन, ये भी निगेटिव लिबर्टी और फ्री इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ रॉबर्ट नोजिक, इनकी जो बुक है स्टेट अनार्की एंड यूटोपिया,
तो ये जितने भी थिंकर हैं ये सारे के सारे निगेटिव लिबर्टी को सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं कि स्टेट ने क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकल स्फीयर में बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करना चाहिए, और जो भी रेगुलेशन स्टेट करता है वह काफ़ी कम हो और रैशनल ही हो। जितना हो सके स्टेट के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि स्वतंत्रता की अवधारणा की जो ओरिजिन थी वो सिर्फ लिबर्टी थी, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था, निगेटिव लिबर्टी भी नहीं थी और पॉजिटिव लिबर्टी भी नहीं थी। जब इसमें चेंजेस आए तब कहीं जाकर जो पहले की लिबर्टी की कॉन्सेप्ट थी उसे निगेटिव माना गया और बाद की जो पॉजिटिव जो लिबर्टी थी उसे पॉजिटिव माना गया। तो हमने इसकी स्टार्टिंग देखी कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, मिड 18th सेंचुरी में, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म। उसके बाद में हमने ये जाना कि इसकी कोर कॉन्सेप्ट क्या है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये मानते हैं कि सारे के सारे लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा विवेकशील है, ये नेचुरल लिबर्टी को सपोर्ट करता है और सभी इक्वल ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी को ये एक जैसे मानता है। साथ ही साथ ये सिविल लिबर्टी को प्रमोट करता है ताकि लोगों, हर एक इंडिविजुअल का अच्छे से क्या हो, विकास हो। साथ ही साथ इसमें स्पेशली इकोनॉमिकल स्फीयर में क्या कही जाती है, लिबर्टी की मांग की जाती है और फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है। और इसे नेगेटिव लिबर्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टेट का जो रोल है इसमें मिनिमम करने की बात की जाती है। स्टेट का रोल निगेटिव है, कम से कम है, इस वजह से इसे नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। और साथ ही हमने इनके जाने सपोर्टर, हेरोल्ड जो लास्की है, इन्हें पहले हेरोल्ड लास्की जो है वो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हेरोल्ड लास्की ने कि वो निगेटिव लिबर्टी की बात करते थे, लेकिन बाद में हेरोल्ड लास्की ने पॉजिटिव लिबर्टी की बात की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका वर्क पॉजिटिव लिबर्टी पर है, तो इस वजह से हेरोल्ड लास्की को पॉजिटिव लिबरलिस्ट कहा जाता है, निगेटिव लिबरलिस्ट नहीं कहा जाता। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो आगे की वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं पॉजिटिव लिबर्टी।